हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय अकेडमी। मैं हूं सोनाली तिवारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये वीडियो ऑन जस्टिस मलिमत कमेटी रिपोर्ट। If you are preparing for UPSC or you are a law student or you are preparing for judiciary, तो आपके लिए ये वीडियो, ये रिपोर्ट मस्ट रीड है, मस्ट वॉच है, बिकॉज this Justice Malimat Committee report on reforms in the criminal justice system is extremely important, and every judiciary and UPSC aspirant must know about the contents of this report. हाईली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और देखिए ये रिपोर्ट इतनी लंबी है, मोर देन 300 पेजेस की है कि इजीली नहीं पढ़ पाते हैं आप। बहुत से स्टूडेंट्स जो है सोचते ही रह जाते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे, बट इसका जिस्ट जो है वो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको वो 300 पेज पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ये एक वीडियो में आपको सारी जस्टिस मलिमत कमेटी रिपोर्ट का जिस्ट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे समरी फॉर्म में, साथ ही साथ थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस का जो इस रिपोर्ट में दी गई हैं फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए देखिए, जस्टिस मलिमत कमेटी रिपोर्ट को, इसकी रिकमेंडेशंस को जानने से पहले कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट जस्टिस बीएस मलिमत। जी हाँ, जस्टिस बीएस मलिमत जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे और इनकी चेयरमैनशिप के अंदर ही ये रिपोर्ट जो है बनाई गई थी। सो विच वी हैव टू नो, वी शुड नो क्विक फैक्ट्स अबाउट जस्टिस बीएस मलिमत। सो ही वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं केरला हाई कोर्ट के एंड कर्नाटक हाई कोर्ट के। He was also the chairman of CAT Central Administrative Tribunal and he was also a member of National Human Rights Commission NHRC. He also headed the Committee on Reforms on Criminal Justice System in 2000। यानी जो ये जस्टिस मलिमत कमेटी रिपोर्ट जिस नाम से हम इसको जानते हैं, ये 2000 में जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी, इसके चेयरमैन थे इस कमेटी के ये। And he has also represented India in several international conferences और बहुत सारे awards भी इन्हें मिल चुके हैं। For example, National Citizens Award by the President of India and Rajyotsav Award, Nadoja Award, ये बहुत से awards भी इन्हें मिल चुके हैं। So this was all about the person जिनके नाम से ये कमेटी रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does the report deals with? तो ये रिपोर्ट किस बारे में है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में है, किसने ये रिपोर्ट, किसके कहने पर ये रिपोर्ट जो है बनवाई गई थी। सो लेट्स क्विकली फाइंड आउट। देखिए ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, दिस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द होम मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये कमेटी जो है इसका गठन किया गया था एंड इट वाज हेडेड बाय जस्टिस बीएस मलिमत हु वाज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस of Karnataka and Kerala High Courts. See, this committee recommended admissibility of confessions made before a police officer as evidence in a court of law. देखिए हम सारी recommendations को डिटेल में पढ़ेंगे, but this is to give you an idea कि क्या-क्या recommendations इस कमेटी में दी गई थी। So देखिए आपको, अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है तो आपको ये पता होगा कि पुलिस ऑफिसर के सामने अक्यूज कोई भी कन्फेशन अगर देता है तो इट इज नॉट एडमिसिबल एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। बट दिस कमेटी रिकमेंडेड कि ऐसी कन्फेशन को जो पुलिस ऑफिसर के सामने दी गई हैं एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल किया जाना चाहिए। द कमेटी आल्सो सजेस्टेड एनजेएसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये बहुत टाइम से न्यूज में है और आपने सुना जरूर होगा कि जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स के लिए प्रॉपर कमीशन बनाया हुआ है जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, ऐसे ही लॉ में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, मैजिस्ट्रेट्स के अपॉइंटमेंट के लिए भी एक एनजेएसी का गठन किया जाना चाहिए, which will be an improvement over the collegium system. So ये जो एनजेएसी की बात है यहाँ इस कमेटी में रिकमेंड किया गया था एंड इट आल्सो सेड कि आर्टिकल 124 के तहत जो इम्पीचमेंट है जजेस का, जो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसको कंपैरेटिवली थोड़ा इजी बनाया जाए। So these were some of the recommendations। हमें इनसे और कहीं ज्यादा recommendations आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। So total 158 recommendations इस रिपोर्ट के अंदर हैं। So this report deals with these kinds of recommendations to reform the criminal justice system, and a total of 158 recommendations were given, but all of these were not implemented. Only some recommendations get to see the light of the day. तो कुछ बहुत सी recommendations ऐसी हैं जो बहुत अच्छी थी पर implement नहीं की गई। चलिए
देखिए बिफोर स्टार्टिंग द रिकमेंडेशंस एंड बिफोर टेलिंग यू कि ये कौन से रिकमेंडेशंस इसके अंदर हैं, आई लाइक टू कोट दिस। ये देखिए रिपोर्ट जब जस्टिस मलिमत ने अपनी शुरू की तो उनकी रिपोर्ट में ये कोट यहाँ पे मेंशन था व्हिच आई रियली लाइक्ड एंड आई थॉट आई शेयर इट विद यू बिकॉज दिस इज वेरी रेलेवेंट। It says everything has been said already, but no one listens. But as no one listens, we must always begin again. So this quote is by Andre Gide, French thinker and writer. So this is a very beautiful quote, and I hope आपको इसका मीनिंग समझ आएगा, इसका रेफरेंस समझ आएगा कि इस रिपोर्ट में क्यों इस कोट को मेंशन किया गया है। And I really like this. चलिए कंपोजिशन ऑफ कमेटी के बारे में देखते हैं कि कमेटी के जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले चेयरमैन तो हम जान ही चुके हैं कि जस्टिस वीएस मलिमत ही चेयरमैन थे इस कमेटी के। बिसाइड्स जस्टिस वीएस मलिमत, बिसाइड्स द चेयरमैन, देयर वर four other members in the committee, namely S Vardachari, an retired IAS officer, Amitabh Gupta, retired IPS officer, Professor Dr. N.R. Madhav Menon, इनका नाम आपने शायद बहुत सुना होगा, इज वेरी फेमस पर्सनालिटी, and D.V. Subbarao, advocate and chairman Bar Council of India. So these four were the other members besides Justice P.S. Malimat who were a part of this committee. चलिए now let's find out what were the objectives of this committee. ये ऑब्जेक्टिव का गठन किस इस कमेटी का गठन किस ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया था, क्या पर्पस था। सी मलिमत कमेटी was established to propose reforms in the criminal justice system. देखिए जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बदलाव लाने के, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत थी। देखिए ये हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स के टाइम से जो चला आ रहा है उन्हीं के द्वारा दिया गया है हमें। सो दिस इज वेरी ओल्ड एंड सम ऑफ द प्रोविजंस वर archaic and needed to be changed. So रिफॉर्म्स की जरूरत थी, तो मलिमत कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए किया गया था कि रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाएं कि क्या रिफॉर्म्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लाने, सो दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक कुड बी रीस्टोर्ड इन द जस्टिस सिस्टम, ताकि न्याय प्रक्रिया में, न्याय के ये जो प्रक्रिया है इसमें लोगों का विश्वास पुनर्स्थापित हो। इसलिए ये मलिमत कमेटी को बनाया गया था ताकि आप रिफॉर्म सजेस्ट करें एंड ऑल्सो टू सजेस्ट वेदर देयर इज अ नीड टू रीराइट टू द एंटायर सीपीसी। साथ ही साथ ये भी इनको सजेस्ट करना था कि क्या दोबारा से सीआरपीसी लिखने की जरूरत है, दोबारा से आईपीसी और एविडेंस एक्ट को लिखने की जरूरत है, ताकि जो नए तरीके के क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं उनको, जो चेंजिंग नेचर है क्राइम्स का, उनको अकोमोडेट किया जा सके इन सारे कोड और एक्ट्स के अंदर। फर्दर टू सजेस्ट वेज टू सिनर्जाइज द रिलेशनशिप अमंग द जुडिशरी, पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन इन ऑर्डर टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ कॉमन मैन। देखिए जुडिशरी, पुलिस और प्रोसिक्यूशन, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इनके अंदर तालमेल बहुत जरूरी है, तभी जो है जस्टिस मिल पाता है कॉमन सिटीजन को। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमेटी वाज आल्सो टू सिनर्जाइज द रिलेशनशिप अमंग दीज थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, namely judiciary, the police and the prosecution, and lastly to suggest ways to improve judicial proceedings and justice delivery to common man. So these were the objectives. आपको समझ आ गया होगा कि ये कमेटी का बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्पस था, क्या विजन था इस कमेटी को गठन करने के लिए। चलिए Now let's see what were the main areas of recommendations. तो देखिए हमने बोला कि 158 recommendations जो है इस कमेटी के अंदर दी गई थी, but let's see what were the major areas of recommendations. So the first one is offences against women, organized crime, terrorism, economic crimes, training, right of accused, right of victims of crime, investigation, trial procedure, prosecution, witness and perjury, and lastly presumption of innocence and burden of proof. So these were the major areas जिसके अंदर बहुत सारी recommendations जस्टिस मलिमत कमेटी रिपोर्ट ने दी। चलिए now before moving on to the recommendations, this one last thing that we need to know is कि जरूरत क्या थी रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म्स क्यों जरूरी थे। देखिए हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्रिटिशर्स की देन है। इट इज अ रेप्लिका ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल जूरिस्प्रूडेंस व्हिच वर डिजाइन्ड विद द पर्पस ऑफ रूलिंग द नेशन, और इनकी जो रेलेवेंस है आज की 21st सेंचुरी में बहुत ही डिबेटेबल है कि ये इतना पुराना जो ये एक्ट चला आ रहे हैं, जो क्रिमिनल लॉज हमारे हैं, आर दे स्टिल रेलेवेंट। सो आज के टाइम के हिसाब से वो कितने रेलेवेंस हैं। देखिए हमें देखने को मिलता है कि द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज क्वाइट इनफेक्टिव
इफेक्टिव इन मीटिंग द नीड्स ऑफ द कॉमन मैन, क्योंकि देखो इनोसेंट के राइट्स भी हमें प्रोटेक्ट करने हैं और गिल्टी को पनिश करना है, बट नाउ डेज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज बिकम अ टूल ऑफ हैरेसमेंट फॉर कॉमन पीपल। सो इसकी इनइफेक्टिवनेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। सो hence need was felt to reform the system. Also, we also see that there is a lot of pendency of cases in our judiciary. According to the economic survey of 2018 and 19, there are about 3.5 crore cases pending in the judicial system, especially in the district and subordinate courts, which leads to actualization of the maxim that justice delayed is justice denied. So pendency बहुत ज़्यादा है, 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस जो हैं पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स के सामने। नेक्स्ट इज ह्यूज अंडर ट्रायल्स की जो प्रॉब्लम है हमारे सामने। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से जो प्रेजेंट स्टेटिस्टिक्स 2015 के हैं उनके हिसाब से 67.2% जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसमें से 100% पॉपुलेशन में से 67.2% ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जिनका अभी ट्रायल जो है पूरा भी नहीं हुआ, बट स्टिल दे आर केप्ट अंडर इन द प्रिजन फॉर नो रीजन। तो ये अंडर ट्रायल्स की प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विच कॉल्स फॉर रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एंड लास्टली जो इन्वेस्टिगेशन, विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द जस्टिस delivery system, police being a front line of the criminal judicial system, it plays a vital role in the administration of justice, but हमें ये देखने को मिलता है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत करप्शन होती है, and there is a huge workload and accountability of police, which is a major hurdle in the speedy and transparent delivery of justice. So these were the few reasons, these were the few लाइक मोटे तौर पे अगर हम कहें तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण रिफॉर्म जरूरी थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। चलिए सबसे पहली अब रिकमेंडेशन पे आते हैं अपनी, जो हमने फर्स्ट मेजर एरिया पढ़ा था, दैट वाज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। देखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के अंदर जो सबसे पहली रिकमेंडेशन थी वो सेक्शन 125 सीआरपीसी को लेकर थी। सेक्शन 125 सीआरपीसी डील्स विद मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। एंड सी इसमें क्या रिफॉर्म करने की बात की इस कमेटी रिपोर्ट ने, देखिए द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड वाइफ इन द सेक्शन 125 शुड बी अमेंडेड सो एज टू इंक्लूड अ वुमन who was living with the man as his wife for a reasonably long period during the subsistence of the first marriage. देखिए अगर आपने सेक्शन 125 सीआरपीसी पढ़ा है तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आई एक्सप्लेन। देखिए सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस की बात करता है टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पर्संस जो आपके पेरेंट्स हैं। सो वाइफ की जो डेफिनेशन है सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर, दैट वाज क्वाइट फॉल्टी, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी, बिकॉज वाइफ इंक्लूड्स द लीगली वेडेड वाइफ और वाइफ ऑफ अ वैलिड मैरिज। तो लेकिन कई बार कुछ आदमी लोग क्या करते थे, वो सेकंड मैरिज कर लेते थे, एंड जो सेकंड मैरिज की वाइफ थी शी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वाइफ पर लॉ, बिकॉज अगर फर्स्ट मैरिज वैलिड है तो इस सेकंड औरत के साथ जो शादी हस्बैंड ने की है, इसको बिना बताए कि ये पहले से शादीशुदा है, इसको इस सेकंड लेडी को वाइफ का स्टेटस नहीं मिलता। सो इसके साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती होती थी इस सेकंड वाइफ के साथ, क्योंकि ये मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाती थी इस कारण से, बिकॉज लॉ के अंदर इसको वाइफ का स्टेटस नहीं दिया गया था। So the committee called for amendment or reform in the definition of the word wife, ताकि इस live-in wife को भी include किया जा सके। So a woman who is living with the man as his wife for a reasonably long period, उसको भी wife का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि वो भी maintenance claim कर सके। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी दैट वाज फॉर सेक्शन 497 आईपीसी। देखिए सेक्शन 497 आईपीसी डील्स विद अडल्ट्री, एंड ये जो रिकमेंडेशन है ये अब जाके इम्प्लीमेंट हुई है बहुत लेट। रिसेंटली हमने देखा कि अडल्ट्री इज नो लॉन्गर अ क्राइम, इट इज नाउ अ सिविल रॉन्ग, जिसमें सिर्फ कॉम्पनसेशन जो है देनी पड़ती है। देखिए दिक्कत क्या थी कि अडल्ट्री जो है it was only an offense if committed by a man, because the section starts a man commits adultery, ठीक है। so women अगर adultery करती है so she was not punishable under the law। तो कमेटी ने ये सजेस्ट किया सेक्शन 497 की लैंग्वेज को अमेंड किया जाना चाहिए टू द इफेक्ट दैट whosoever has sexual intercourse, तो a man commits adultery की जगह whosoever, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। इस सेक्शन को जेंडर न्यूट्रल बनाने की जो है मांग इस कमेटी रिपोर्ट ने की अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी वो थी सेक्शन 498A आईपीसी। सेक्शन 498A आईपीसी डील्स विद क्रूअल्टी।
क्रूअल्टी की बात करता है. सो व्हाट बॉदर्ड द कमेटी वाज दैट कि क्रूअल्टी जो सेक्शन 498A के अंदर मेंशन है, इट इज अ नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. सो ये जो नेचर ऑफ ऑफेंस है ये कमेटी को बहुत परेशान कर रहा था, बिकॉज इफ अ वुमन विक्टिम लॉजेस एन FIR अलेजिंग कि उसके साथ क्रूअल्टी किया उसके हस्बैंड ने या इन लॉज ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने, उनकी इमीडिएट अरेस्ट हो जाती थी. कॉग्निजेबल है ये ऑफेंस. एंड इवन व्हेन उनका डिवोर्स हो जाता है हस्बैंड और वाइफ का, या दोबारा से समझौता हो जाता है, रिकंसिलिएशन भी अगर हो जाता है, तो सेक्शन 498A का केस फिर भी चलता रहता था, बिकॉज ये नॉन कंपाउंडेबल था. The result was that husband and his family may be immediately arrested, और उसके कारण उनको अपनी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता था, या जॉब जो है वो उनको छोड़नी भी पड़ती थी ड्यू टू दी स्टिग्मा अंडर दिस सेक्शन, जो उनके ऊपर लगता था कि इन्होंने क्रूअल्टी की है या डाउरी की डिमांड की है. So the offence alleged being non-bailable, innocent persons जो है वो बिना किसी बात के उनको सफर करना पड़ता था, उनको जेल में रखा जाता था जब तक वाइफ जो है अपना केस वापस नहीं ले लेती या उनके बीच समझौता नहीं हो जाता या वो मामला पूरा सुलझ नहीं जाता था. सो इट वाज देयरफॉर फेल्ट नेसेसरी कि इस ऑफेंस को जो है बेलेबल किया जाए और कंपाउंडेबल किया जाए, सो दैट अ चांस कैन बी गिवन टू द कपल्स, टू द स्पाउसेस टू कम टुगेदर सो दैट मैरिज कुड बी सेफ. सो ये जो बहुत ही अच्छी सजेशन इस कमेटी ने सेक्शन 498A को लेकर दी थी. नेक्स्ट जो सजेशन थी दैट वाज द रिकमेंडेशन डील्स विद सेक्शन 375 IPC. सेक्शन 375 IPC डील्स विद रेप को डिफाइन करता है. सो कमेटी रिकमेंडेड इस केस में दैट रेप के केस में जो हमारी पुरानी डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको बहुत ही लिमिटेड तरीके से डिफाइन किया गया था. तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि इस रेप की डेफिनेशन को थोड़ा वाइड किया जाना चाहिए, एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ forcible penetration including penile oral, penile anal, object finger vaginal or object or finger anal should be made a separate offense prescribing punishment broadly on the lines of section 376 of IPC. तो ये जो recommendation है कमेटी की, ये भी हमने देखा है कि आज के टाइम पे जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और रेप की डेफिनेशन को काफी हद तक बहुत हद तक ब्रॉड किया गया है, वाइडन किया गया है, एंड ऑल दिस एक्ट्स ऑफ फोर्सिबल पेनिट्रेशन आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रेप एज वी सी इन द IPC. साथ ही साथ एक और रिकमेंडेशन जो कमेटी ने दी वो थी रेप और डेथ पेनल्टी को लेकर. देखिए रेप के केसेस, इतने हीनियस केसेस हमारे इंडिया के सामने हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो मथुरा रेप केस हो या फिर निर्भया रेप केस हो. सो देयर वाज अ राइजिंग फीलिंग एज टू डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट होनी चाहिए रेप के केसेस में, बट द कमिटी फेल्ट अदरवाइज. कमेटी को ये डेथ पेनल्टी के फेवर में नहीं थी, क्योंकि कमेटी के मेंबर्स का ये मानना था कि डेथ पेनल्टी इज इरिवर्सिबल, एंड इन केसेस वेयर डेथ पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड judges are likely to expect a much higher standard of proof. देखिए जिस भी केस में, जिस भी ऑफेंस में अगर डेथ पेनल्टी लिखी होगी, तो डेथ पेनल्टी पहले तो हमें ये याद रखना है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है जुडिशरी डेथ पेनल्टी देती है. साथ ही साथ अगर किसी केस में डेथ पेनल्टी, किसी ऑफेंस में डेथ पेनल्टी की सजा लिखी हुई है, तो उस ऑफेंस को ट्राई करते वक्त जजेस जो है वो बहुत ही हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मांगते हैं. सो बहुत ही इजीली जो है डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती, बहुत ही हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण कई बार कन्विक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मीट नहीं कर पाता प्रोसिक्यूशन, उस लेवल का प्रूफ नहीं कर पाते वो, जिसके कारण इट समटाइम द केसेस रिजल्ट इन लोअर रेट ऑफ कन्विक्शन. तो कमेटी का ऐसा मानना था कि अगर आपको कन्विक्शन रेट बढ़ाना है तो डेथ पेनल्टी की सजा रेप के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, बिकॉज प्रोसिक्यूशन का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ देना पड़ेगा. बिसाइड्स इसके अलावा उनका ये भी मानना था, इफ द रेपिस्ट नोज, अगर रेपिस्ट को ये बात पता है कि जो ऑफेंस वो कर रहा है उसकी डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो ज्यादा he would prefer to kill his victim. He would prefer to kill his victim so that she will not be available to give evidence against him. तो ये एक बहुत ही जो है सीरियस कंसर्न कमेटी ने दिखाया यहाँ पर, कि अगर रेपिस्ट को पता होगा कि डेथ पेनल्टी है तो वो अपनी विक्टिम को मारना ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि ताकि वो उसके खिलाफ एविडेंस ना दे पाए. सो आफ्टर गिविंग दिस एंशियस कंसिडरेशंस टू ऑल द एस्पेक्ट्स,
Particularly in the interest of the victim, the committee was persuaded not to recommend death penalty for the offense of rape. Instead, कमेटी ने ये recommend किया कि life imprisonment without commutation or remission, life imprisonment without commutation or remission जो है ये penalty strictest penalty जो है prescribe की जानी चाहिए rape के cases में. So death penalty के favor में नहीं थी ये committee report. This is very interesting thing that we must remember. नेक्स्ट FIR इन केस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन. देखिए, जब भी वुमेन के खिलाफ जितने भी ऑफेंसेस हम पढ़ते हैं या वुमेन के खिलाफ कोई भी ऑफेंस अगर होता है, सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि women in India, they are quite reluctant, they hesitate a lot to disclose even to their dear and near ones कि उनके साथ क्या गलत हुआ है. So especially in case of rape, so जो women है वो इतना traumatized होती हैं that it is not easy for them to disclose कि क्या हुआ है, partly because of shame and partly because of the apprehension of being misunderstood and because of the fear of the consequences कि क्या होगा अगर उन्होंने बता दिया उनके साथ. So ये सारे जो कारण है, इसके कारण क्या होता है कि FIR जो है वो डिले हो जाती है. तो FIR में जो डिले हो जाता है, जो अनएक्सप्लेन डिले है, ये प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाता है. सो कमिटी से therefore suggested that a suitable provision be incorporated in the code fixing a reasonable period for presenting FIR in such cases. So this is a very good recommendation जो कमेटी ने यहाँ पे बोला, understanding the needs of the victims of offenses against women. So this was a very beautiful रिकमेंडेशन की एक रीजनेबल पीरियड प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए, बिकॉज देखिए रीजनेबल पीरियड अभी कोई प्रिस्क्राइब नहीं है और कोर्ट डिसाइड करती है कि रीजनेबल पीरियड क्या होगा. एंड दिस अनएक्सप्लेन्ड डिले इन लॉजिंग FIR समटाइम्स प्रूव्स फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन. सो प्रोसिक्यूशन का केस वीक ना हो और जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले, तो इसके लिए कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक रीजनेबल पीरियड प्रिस्क्राइब कर दीजिए कि ऐसे केसेस में FIR कितने टाइम के अंदर अंदर आपको फाइल करनी है, सो दैट वो अनएक्सप्लेन्ड डिले का जो फैक्टर है जो प्रोसिक्यूशन के लिए नुकसानदायक होता है वो एलिमिनेट किया जा सके. So this was all the major recommendations in offenses against women. Let's move on to our second category of recommendation, which is in case of organized crimes. So देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम्स के केस में कमेटी ने बोला कि लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जो है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल सामने आने चाहिए टू अमेंड द डोमेस्टिक लॉज टू कंफर्म टू द UN कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. देखिए, ये कन्वेंशन जो है UN Convention on Transnational Organized Crime. This is an international convention, and India is a signatory to this convention. And because of this, it was mandatory, more like mandatory for India to make law dealing with organized crimes in India. So कोशिश भी की गई थी. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 ये बनाया गया था, इनैक्ट किया था पार्लियामेंट ने टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर in matters where in manner where prejudicial to the maintenance of public order. So ये कोशिश की गई थी, but the provisions of this act were so general कि ये organized crime से डील करने में ये एक्ट जो है सक्सेसफुल नहीं रहा था. So it was difficult to bring mobsters who were engaged in organized crimes इस एक्ट के अंदर. So this act was not very successful और अभी तक हमें कोई अलग से स्पेशलाइज्ड एक्ट नहीं देखने को मिलता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जो डील करता हो. सो कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक स्पेशलाइज्ड एक्ट बनाना चाहिए जो बहुत ही लाइक रॉक सॉलिड हो, जिसमें कमियां ना हो. साथ ही साथ एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी बनानी चाहिए टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन. देखिए, इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाना बहुत जरूरी था. लॉ बनाया था बट इतना सक्सेसफुल नहीं था. सो कमेटी ने ये बोला कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी आप बना दीजिए जो ये देखे कि इस कन्वेंशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो लॉ है एक बहुत ही रॉक सॉलिड लॉ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डील करता हुआ बनाया जाए. And one of the suggestions was that possession of prohibited automatic, semi-automatic weapons and lethal explosives should be made punishable with up to 10 years jail. So अगर किसी की भी possession में कोई भी automatic, semi-automatic weapon या lethal explosive पाया जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान करना चाहिए, ऐसा कमेटी ने बोला. तीसरा जो हमारा मेजर हेड है इन द रिकमेंडेशंस वो है टेररिज्म से रिलेटेड. देखिए, टेररिज्म से रिलेटेड कमेटी ने यहाँ पे देखिए बहुत लाइक 3-4 पेजेस टेररिज्म पे कवर किए थे एंड डिटेल में बताया है कि इंडिया की जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, हाउ द प्रॉक्सी वॉर बाय पाकिस्तान इज अ मेजर फैक्टर
in dealing with this terrorism problem in India. And the committee recommended that to prevent terrorism, we have to first tackle with money laundering, drug trafficking, narco terrorism, and the foreign flow of funds. Only then we will be able to curb terrorism in India. And the committee also suggested for strengthening of state police कि state police को और ज़्यादा जो है strengthen किया जाना चाहिए, और जो existing police act है which is a very old act, जो बहुत ही archaic act है, इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए विद अ न्यू पुलिस एक्ट, एक नया पुलिस एक्ट लेकर आना चाहिए. सो दीज वर द रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग टेररिज्म. नेक्स्ट लेट्स move on to our fourth category of recommendation which deals with economic crimes. So economic crimes क्या होते हैं? देखिए economic crime एक illegal act है. crime से ही अब हमें समझ आ रहा है कि crime means any illegal act. So economic crimes mean any legal act which is generally committed through misrepresentation or outright deception by any individual or group with specialized skills, whether professional or technical, with a view to achieve illegal financial gain individually or collectively. तो देखिए इकोनॉमिक क्राइम के अंदर क्या है, इकोनॉमिक जो वर्ड है दैट डील्स विद फाइनेंशियल गेन. सो कोई भी ऐसा क्राइम इलीगल एक्ट जिसके थ्रू कोई फाइनेंशियल गेन किसी पर्सन ने या ग्रुप ने किया है इलीगल तरीके से अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए. एंड द कमेटी ऑल्सो प्रिस्क्राइब की 5 करोड़ से ज्यादा के जो वैल्यू वाले क्राइम्स होते हैं, दीज आर लाइक सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस. तो एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक क्राइम्स के, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट है, साइबर क्राइम्स जिसमें फ्रॉड आपके साथ किया जाता है, अगर आपके बैंक से पैसे जो है वो थ्रू साइबर क्राइम्स जो है निकलवा हैक करके किसी भी तरीके से निकाल लिए जाते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग इज एन इकोनॉमिक क्राइम. इंश्योरेंस क्राइम जो है ये सारे इकोनॉमिक क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स जो है इकोनॉमिक क्राइम्स हैं. सो द कमेटी फेल्ट द नीड टू क्रिएट अ सेपरेट एंड स्पेशल कैटेगरी. So this is very important to remember कि कमेटी ने बोला कि एक अलग से स्पेशल कैटेगरी बना दीजिए जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से डील करती हो, और साथ ही साथ जो हाईली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, जिनको कंप्यूटर्स की नॉलेज है, जिनको इकोनॉमिक क्राइम्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को, ऐसे एक्सपर्ट्स को जो है इन केसेस के लिए इन केसेस को हैंडल करने के लिए दिए जाने चाहिए. एंड द एग्जिस्टिंग लॉज एंड प्रोसीजर्स आर नॉट इक्वल टू द टास्क ऑफ हैंडलिंग द मोर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक क्राइम्स. सी द कमेटी अंडरस्टूड कि जो अभी हमारे लॉज एंड प्रोसीजर्स हैं, दे वर नॉट लाइक up to the task of handling complex economic crimes. So committee suggested कि एक स्पेशल कैटेगरी बना देनी चाहिए और हाईली ट्रेंड एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपॉइंट किया जाना चाहिए, उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए इन केसेस से डील करने के लिए. एंड द कमेटी आल्सो सजेस्टेड दैट सेंटेंसेस इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस शुड नॉट रन कंकरेंटली बट कंसेक्यूटिवली. तो देखिए ये डेटरेंस क्रिएट करने के लिए कि कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस देने का प्रावधान जो है रेकमेंड किया कमेटी ने. और क्या solutions थे to deal with economic offenses? So one possible solution was that economic offenses code अलग से बना देना चाहिए on the lines of criminal justice act, जैसे यूके का criminal justice act 1987 के अंदर दिया गया है, and more recent economic crimes एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे मॉरिशस का है. सो इनको देखते हुए ऑन लाइंस ऑफ दीज टू एक्ट्स इंडिया के अंदर भी एक अलग से इकोनॉमिक ऑफेंसेस कोड जो है वो बना देना चाहिए. Next was considering the limited capabilities of present-day investigative agencies and jurisdictional issues. Committee recommended कि एक serious fraud office अलग से बना देना चाहिए to handle such economic crimes. देखिए हमारी investigative agencies जो है यानी पुलिस जो है they have limited capability, सब कुछ नहीं handle कर सकते, उन्हें law and order भी handle करना है, वो भी maintain करना है, investigation का काम भी करना है. So it is better कि एक अलग से serious fraud office बना देना चाहिए जो well equipped हो in dealing and handling with economic crimes. Then the committee recommended that the rules of evidence, including presumptions and burden of proof, they should be suitably modified and streamlined to tackle these new crimes. तो basically committee का जो रिकमेंडेशन था वो इस तरफ था कि जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम्स के केस में जो एविडेंस होता है इट इज लाइक कंप्यूटराइज्ड. सो एविडेंस को इस तरीके से जो है एविडेंस एक्ट को इस तरीके से मोल्ड किया जाना चाहिए, और प्रिजम्पशंस जो है इस केसेस में, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में, उसको डिफाइन कर देना चाहिए, सूटेबली मॉडिफाई कर देना चाहिए टू बेटर डील विद सच इकोनॉमिक offenses.
ऑल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट। तो ये प्रिजम्पशन का देखिए एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन किया है कि किस प्रकार की प्रिजम्पशन की बात कर रही थी कमेटी की। फॉर एग्जांपल जितने भी बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं इन केस ऑफ बैंक फ्रॉड या इंश्योरेंस फ्रॉड, सो दे शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट। एंड लास्टली फॉर टैकलिंग सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस इट इज नेसेसरी कि हमारे जो डोमेस्टिक लॉज हैं, हमारे जो अपने म्युनिसिपल लॉज हैं, दे शुड बी मेड कंपैटिबल विद लॉज ऑफ अदर कंट्रीज। सो ये मेजर रिकमेंडेशंस थी इकोनॉमिक क्राइम्स से रिलेटेड। नेक्स्ट आइए देखते हैं राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। देखिए अक्यूज्ड इज द पर्सन जिस पर इल्जाम लगा है किसी भी ऑफेंस का, who has been accused of a crime. So rights of accused से related कमेटी ने क्या बोला देखिए। The committee felt that the rights of the accused which flow from law and judicial decisions, उन सबको देखिए कुछ तो लॉ में लिखे हुए अक्यूज के राइट्स क्या हैं, कुछ हमारी कोर्ट्स ने डिसीजंस द्वारा बताए हैं कि अक्यूज के राइट्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल दी अक्यूज्ड शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। सो ऐसे जो कुछ राइट्स हैं इन सबको इकट्ठा करके एक अलग से शेड्यूल में मेंशन कर देना चाहिए इन द कोड, इन द CRPC। तो ये रिकमेंडेशन कमेटी ने दिया और साथ ही साथ ये भी बोला कि हर स्टेट की रेस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज के अंदर इन सभी राइट्स को ट्रांसलेट करके लिखा जाना चाहिए और एक पैम्फलेट बना के जनरल पब्लिक में और फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, अक्यूज को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, सो दैट ही इज अवेयर, सो दैट ही नोज कि उसके राइट्स क्या हैं। नेक्स्ट जो recommendation कमेटी ने दी, it was that a specific provision in the code be made prescribing reasonable conditions to regulate handcuffing। देखिए handcuffing से related जो है उन्होंने यहाँ पे mention किया कि handcuffing से related जो provisions है reasonable conditions की, कब कब handcuffing जो है allow करनी चाहिए, होनी चाहिए, वो सब उन्होंने बोला कि इससे related जो provisions है वो mention किए जाने चाहिए ताकि misuse ना करें पुलिस अपनी powers का। एंड नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है दैट डील्स विद राइट्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम। देखिए अक्यूज का तो देखिए हमारा जो एडवर्सेरियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इट रिवॉल्व्स अराउंड द अक्यूज्ड, अक्यूज के राइट्स, अक्यूज को सजा, ट्रायल जो है अक्यूज के इर्द गिर्द ही घूमता है। विक्टिम को हमेशा इग्नोर किया गया है हमारे एडवर्सेरियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। सो द कमेटी फेल्ट द नीड कि जो फोकस है वो विक्टिम्स पर भी होना चाहिए, उनको न्याय दिलाना है। सो वी मस्ट फोकस ऑन जस्टिस टू विक्टिम्स एंड द कमेटी मेड like certain serious and important recommendations to provide certain rights to the victim of crimes and to provide them adequate compensation. So the first recommendation that the committee gave was that victim अगर dead है, मर चुका है, तो उसकी legal representatives को ये right होना चाहिए कि वो पार्टी बन जाए criminal proceeding में जहां पर भी जो चार्ज है, जो ऑफेंस है, जो चार्ज है वो 7 साल की सजा से ज्यादा था। सो अगर ऑफेंस जो ऐसा है जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, इट इज पनिशेबल विद 7 years or more imprisonment, then in such cases if the victim is dead, his legal representatives should be allowed, they should be given the right to implead as a party in the case. Next recommendation जो कमेटी ने दी, in select cases notified by the appropriate government with the permission of the court, an approved voluntary organization shall also have the right to implead in court proceedings। देखिए यहाँ पे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, अप्रूव्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली जो एनजीओज अप्रूव्ड हैं, उनको भी इस कमेटी ने बोला कि अलाउ कर दिया जाना चाहिए कि विक्टिम के बिहाफ पे वो भी जो है केस जो है आगे बढ़ा सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं कोर्ट के प्रोसीडिंग में, उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट रिकमेंडेशन व्हिच द कमेटी गिव वाज दैट कि विक्टिम को राइट दिया जाना चाहिए कि वो भी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सके। ही शुड बी एबल टू नो द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ही शुड हैव अ राइट टू बी हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट और कैंसिलेशन ऑफ बेल। तो अक्यूज को जब भी बेल मिलनी है या बेल कैंसिल होनी है तो विक्टिम को भी सुना जाना चाहिए, ऐसा कमेटी ने बोला। एंड टू एडवांस आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर द प्रोसिक्यूशन हैज सबमिटेड आर्ग्यूमेंट्स and to participate in negotiations leading to the settlement of compoundable offenses। तो अगर offense जो है वो compoundable है, कोई समझौता उसमें होना है, तो उस समझौते में, उस compromise में victim को भी सुना जाना चाहिए, उसकी भी participation होनी चाहिए in negotiations में। इसके अलावा victim के पास एक right to appeal होना चाहिए
देखिए अभी जो है स्टेट का प्रेरोगेटिव होता है, क्योंकि स्टेट जो है क्रिमिनल केसेस में विक्टिम के यहाँ पे स्टेट इज अ पार्टी, स्टेट के नाम पे ही केस लड़ा जाता है, स्टेट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन, इसलिए स्टेट पार्टी है। लेकिन कमेटी ने यहाँ पे बोला कि विक्टिम को भी राइट होना चाहिए कि अगर सपोज स्टेट का ये मानना है कि नहीं इस केस में अपील नहीं करनी है, बट विक्टिम वांट्स कि नहीं अपील करनी चाहिए, आई वांट जस्टिस, बट स्टेट अगर ऐसा सोचती है कि नहीं अपील करके कोई फायदा नहीं होगा, तो विक्टिम फील्स कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। So this is a very important recommendation that the committee gave, and I think it is a very must recommendation, and this should be included कि victim को भी right दिया जाना चाहिए to prefer an appeal against adverse order passed by the court in acquitting the accused, या acquit करने का अगर order pass करते हैं तो उसके खिलाफ victim को right होना चाहिए to prefer an appeal, या फिर अगर उसको कम सजा दी गई है या compensation inadequate है, so इन सब cases में victim का right to appeal भी होना चाहिए। एंड नेक्स्ट रिकमेंडेशन डील्स विद लीगल सर्विसेज टू विक्टिम। देखिए हमें लीगल एड का तो पता है कि अक्यूज्ड या विक्टिम जो है इनको लीगल एड प्रोवाइड की जाती है इन सेलेक्ट क्राइम्स। सो लीगल सर्विसेज के अंदर और क्या विक्टिम को मिलना चाहिए? साइकियाट्रिक एंड मेडिकल हेल्प, स्पेशली इन केसेस which has left especially in case of offences which have left the victim traumatized, for example in acid attack cases, rape cases, there is a lot of mental agony involved, and interim compensation भी legal services के अंदर दी जानी चाहिए, and protection against secondary victimization. So this is again a very important recommendation in the rights of victim. नेक्स्ट विक्टिम कॉम्पनसेशन की बात करता है। देखिए ये कमेटी जो है विक्टिम कॉम्पनसेशन की उन्होंने बात की कि स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी सीरियस क्राइम्स के अंदर विक्टिम को कॉम्पनसेशन दी जानी चाहिए, चाहे ऑफेंडर पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है, उसको कन्विक्शन हुई है या उसे बरी कर दिया गया है, विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए और ये स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए। सो इसके लिए उन्होंने बोला कि सेपरेट लेजिस्लेशन बना दी जाए इफ पॉसिबल, एंड विक्टिम कॉम्पनसेशन लॉ जो है it should provide for creation of a victim compensation fund। तो एक अलग से victim compensation fund बनाने की बात की थी, and which could be administered by legal services authority। So ये जो इनकी recommendation है ये आज के टाइम पे हमें implement कर दी गई है, and हमने देखा कि CRPC के अंदर section 357A जो है it deals with the victim compensation scheme। So this is a very big achievement, big feat for जस्टिस मलिमत कमेटी रिपोर्ट की ये वाली जो इनकी रिकमेंडेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। ये जो है इम्प्लीमेंट कर दी गई थी 2008 में by inserting section 357A in the CRPC। So this is something that you should remember। देखिए अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट है तो you should keep this in mind, the section 357A which deals with victim compensation scheme, ये 2008 में जो जस्टिस मलिमत कमेटी रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सेक्शन जो है इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सो सेवेंथ एरिया ऑफ रिकमेंडेशन इज इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का से रिलेटेड देखते हैं क्या रिकमेंडेशन थी। सबसे पहले देखिए आपको पता होगा कि पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन का, एंड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ही जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इट इज पुट इनटू गियर। जब भी कोई ऑफेंस देखिए होता है तो सबसे पहले वो ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है, उसकी FIR दर्ज कराई जाती है, कंप्लेंट होती है, एंड देन इट इज इन्वेस्टिगेटेड। So investigation is that step which puts the entire criminal justice system into motion. So besides FIR obviously, and a prompt and quality investigation is very important. It is the key to effective criminal justice system. And as we know that police are already burdened with multifarious duties. उनको law and order maintain करना है society में. They have a lot of other tasks, and इस सब के कारण कई बार investigation जो है उसमें जो है ढील छोड़ दी जाती है। So see, as we know that our criminal laws they were formed like more than 100 years back, and a lot has changed since then। तो ये भी जरूरत है आज के टाइम पे कि समय के बदलाव के साथ जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी बदला जाना चाहिए। दे शुड बी वेल इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड इन यूजिंग एडवांस्ड इन्वेस्टिगेटिव टेक्नोलॉजीज। देखिए अब वो पुराना समय नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेटिव टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं, मॉडर्न फोरेंसिक्स का यूज जो है ये सब इन्वेस्टिगेटर्स को सिखाया जाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, दे शुड बी बेटर इक्विप्ड। ऑल्सो कमेटी ने ये रियलाइज किया कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इट इज अंडरस्टाफ्ड एंड इल इक्विप्ड। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई, एंड कमेटी आल्सो सेड दैट देयर इज अ नीड
for the law and society to trust the public and police leadership to ensure improvement in their credibility. So पुलिस का देखिए, पुलिस के लेके बहुत ही मिसट्रस्ट है, मिसप्लेस्ड ट्रस्ट है लोगों के अंदर पुलिस को लेके, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है इट इज नॉट वेरी गुड. सो इसको इम्प्रूव करने के लिए भी कमेटी ने सजेस्ट किया. सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो अभी हमने समझी, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन जो है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इस कमेटी रिपोर्ट में लिखी गई थी. तो सबसे पहली तो यही थी कि एक अलग से इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग कर देना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर विंग से. देखिए मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस का काम है. सो इन्वेस्टिगेशन का जो विंग है, डिपार्टमेंट है, वो सेपरेट कर दिया जाना चाहिए फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर विंग. दिस वाज द फर्स्ट रिकमेंडेशन कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो कर देना चाहिए, सेपरेशन ऑफ वर्क कर देना चाहिए. सेकेंड रिकमेंडेशन वाज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन. तो इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या मेजर्स जो कमेटी ने रिकमेंड किए. सबसे पहला उन्होंने बोला कि एडिशनल एसपी की जो पोस्ट है वो क्रिएट की जानी चाहिए और उसका एक्सक्लूसिवली एक ही काम होना चाहिए, क्या, सुपरविजन ऑफ क्राइम. सो एडिशनल एसपी का अलग से बना देना चाहिए जिसका मेन काम यही है कि उसको क्राइम को सुपरवाइज करना है. नेक्स्ट, एक और एडिशनल एसपी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लगा देना चाहिए जिसका मेन काम होगा, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, कोलेशन, डिसमिनेशन ऑफ criminal intelligence, maintenance, analysis of crime data, investigation of important cases. तो देखिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है, कमेटी जो स्पेशलाइजेशन को प्रमोट कर रही है कि स्पेशलाइज लोगों का उनका काम अलग कर दीजिए, उनको एक ही काम में आप लगा दीजिए सो दैट उनकी एफिशिएंसी बढ़े, क्वालिटी जो है वो बेटर हो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. साथ साथ ईच स्टेट शुड हैव एन ऑफिसर ऑफ द आईजीपी रैंक इन द स्टेट क्राइम ब्रांच एक्सक्लूसिवली टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द क्राइम पुलिस. तो आईजीपी रैंक का एक ऑफिसर हर स्टेट क्राइम ब्रांच में होना चाहिए जिसका मेन काम यही होगा कि टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द crime police. And the crime branch should have specialized squads for organized crime and the major crimes. So organized crimes और बाकी जो major crimes है, for example economic crimes, इनके लिए अलग से specialized squads हर crime branch के अंदर बनाने चाहिए. फिर कमेटी ने बोला कि सेशंस केसेस के अंदर सेशंस केसेस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर पोस्टेड एट द पुलिस स्टेशन. सो सेशंस केस से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन यहाँ पे मेंशन है कि सेशंस केसेस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बी ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज ऑडिटिंग, कंप्यूटर साइंस, बैंकिंग, इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट हेल्प की बात कर रहा है कि एक्सपर्ट्स की हेल्प भी पुलिस ले सके इन्वेस्टिगेशन में. तो असिस्टेंस एक्सपर्ट्स की फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग, ऑडिटिंग, इन सब की जो है एक्सपर्ट जो हेल्प है वो ली जा सके. सी बिकॉज देखिए क्राइम का नेचर बहुत चेंज हो रहा है. इकोनॉमिक क्राइम्स जो है, ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, स्पेशली इन केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स जिनका जो कम्प्लेक्सिटी है बहुत ज्यादा है, इट इज नेसेसरी कि एक्सपर्ट हेल्प ली जा सके टू बेटर अंडरस्टैंड द नेचर, द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द क्राइम. नेक्स्ट, फोरेंसिक साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशंस right from the beginning, right from the commencement of investigations. तो जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है तभी से फोरेंसिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए. तो पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ने का समय आ गया है and it is high time that our investigators should be equipped in using modern technology, in using forensic science. तो प्रॉपर तरीके से एविडेंस कलेक्शन होना चाहिए. ऐसे नहीं कि किसी पॉलिथीन में सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया. प्रॉपर बैगिंग ऑफ एविडेंस जो है वो होना चाहिए, लेबल होने चाहिए एविडेंस. तो इसमें ट्रेनिंग की काफी जरूरत है बिकॉज बहुत से केसेस हमने देखे हैं. फॉर एग्जांपल आरुषि मर्डर केस जो है, एविडेंस वाज लाइक बहुत ही गंदे तरीके से हैंडल किया गया था बाय द पुलिस. So this is need of the hour की investigative agencies को evidence handling, modern technology, forensic science इसमें ये well equipped हो. और फिर कमेटी ने बोला कि देखिए हमारा इंडियन पुलिस एक्ट 1861 जो है this has become outdated now and there is a need, there is a high time that we need a new police act which must be enacted on the pattern of the draft prepared by the National Police Commission. तो नेशनल पुलिस कमीशन द्वारा जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है इस लॉ को, एक नए पुलिस एक्ट को लेकर, उस ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए एक नया पुलिस एक्ट बनाने की बात की कमेटी ने. Then section 438 of the CRPC of the code which deals with anticipatory bail, इसको अमेंड करने की बात की कमेटी ने, so that such power should be exercised only by the court of competent jurisdiction
only after giving the public prosecutor an opportunity of being heard. कि सेक्शन 438 में जब भी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर रही है कोर्ट, ये पावर अपनी एक्सरसाइज कर रही है, ऐसा करने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ऑफ बीइंग heard. Then there is section 161 of Code of Criminal Procedure, section 161 which deals with statements of persons. तो यहाँ पर कमेटी ने बोला कि statement by any person to a police officer should be recorded in the narrative और question answer form. देखिए ये जो है प्रैक्टिस काफ़ी हद तक फॉलो की जाती है, और अगर आपने जुडिशरी की तैयारी की है सो यू मस्ट नो कि जो 161 के बयान है, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है वो नैरेटिव फॉर्म में जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रेफरेबली होनी चाहिए, इसी तरीके से रिकॉर्ड जो है की जानी चाहिए. सो दिस वाज रिकमेंडेशन गिवन बाय जस्टिस मलिमत कमेटी. यू शुड रिमेंबर दिस. एंड इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस वेयर सेंटेंस इज मोर देन 7 years, तो यहाँ पे कमेटी ने बोला कि टेप रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट्स की, एविडेंसेस की, वो अलाउ की जानी चाहिए. And in the schedule to the code for expression cognizable, the expression arrestable without warrant, and for the expression non-cognizable, arrestable with warrant or order shall be substituted. तो देखिए बेसिकली कमेटी ने रेकमेंड किया कि ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल जो वर्ड्स है दे शुड बी डन अवे विद नाउ, एंड इनकी जगह ये लिखा जाना चाहिए अरेस्टेबल विदाउट वारंट या अरेस्टेबल विद वारंट और ऑर्डर. सो ये कमेटी का रिकमेंडेशन था रिगार्डिंग दी इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड क्या मेजर रिकमेंडेशंस जस्टिस मलिमत कमेटी रिपोर्ट ने दी. देखिए मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं दैट इज कोर्ट्स और जजेस, prosecution and police. So these are the main parts of the criminal justice system, and prosecution is a very important institution of our criminal justice system, but it has been weak and somewhat neglected. So देखिए prosecution के अंदर जो recruitment, training या professionalism है इसमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है, so that इनका जो coordination है बाकी parts के साथ, बाकी elements के साथ वो बेहतर तरीके से हो सके, and so that it can become effective in delivering good results. So इससे related क्या recommendations कमेटी ने दी prosecution को बेहतर बनाने के लिए? Let's find out. The first is in every state a post of director of prosecution should be created. So सबसे पहला कमेटी ने बोला कि director of prosecution का एक पोस्ट हर स्टेट में क्रिएट किया जाना चाहिए, if not already created. अगर पहले से अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट कीजिए एक हर स्टेट में the post of director of prosecution. एंड इस पोस्ट को फिल कैसे किया जाना चाहिए? अमंग सुटेबल पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डीजीपी इन कंसल्टेशन विद द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. तो इसका फिलअप करने का तरीका भी कमेटी ने सजेस्ट किया कि फ्रॉम सुटेबल पुलिस ऑफिसर जो डीजीपी रैंक के हैं और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल जो है स्टेट का, उसे कंसल्ट करके इस पोस्ट को फिल किया जाना चाहिए. The assistant public prosecutors, APP, and prosecutors other than the state public prosecutor in the High Court, they shall be subject to the administrative and disciplinary control of the Director of Prosecution. So basically ये कह रहा है कमेटी कि APP और जो बाकी प्रोसिक्यूटर्स हैं स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को छोड़ के ये सब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल में आने चाहिए. थर्ड रिकमेंडेशन वाज द डायरेक्टर मस्ट फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ एडवोकेट जनरल. तो एडवोकेट जनरल जो होगा उसकी गाइडेंस में, उसकी सुपरविजन में रहकर जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो काम करेगा. एंड द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड बी गिवन इंटेंसिव ट्रेनिंग both theoretical and practical. So APP की ट्रेनिंग के बारे में भी बोला. जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाते हैं इनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जानी चाहिए both in theory and in practice, and persons in service should be given periodical in service training. तो टाइम टू टाइम इनको जो इन सर्विस ट्रेनिंग है वो भी दी जानी चाहिए so that they are better equipped in providing justice. अब देखते हैं ट्रायल प्रोसीजर से रिलेटेड क्या जो रिकमेंडेशंस कमेटी ने दी. ट्रायल प्रोसीजर से रिलेटेड देखिए न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें ट्रायल का बहुत बड़ा रोल है. ट्रायल डिसाइड्स वेदर द पर्सन विल बी अक्विटेड और कन्विक्टेड. सो ट्रायल के बाद ही ये फाइनलाइज होता है कि क्या केस में फाइनल डिसीजन आएगा. सो कमेटी ने यहाँ पे बोला कि देयर इज एनॉर्मस डिले इन डिसीजन मेकिंग पर्टिकुलरली इन ट्रायल कोर्ट्स. सो बहुत ही ज्यादा डिले देखने को मिलता है. सो इसके लिए देखिए समरी ट्रायल का हमें पता है कि समरी ट्रायल इज अ वे
ऑफ अवॉइडिंग डिले। तो समरी ट्रायल अगर हम करते हैं तो जो ट्रायल का प्रोसेस है वो काफी हद तक जो है वो शॉर्टन हो जाता है एंड इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिले। सो द नंबर ऑफ केसेस which are presently tried summarily is quite small। दिक्कत ये है कि समरी ट्रायल जिन जिन केसेस का भी हमारे सीआरपीसी के अंदर मेंशन है, दे आर ओनली लाइक स्मॉल नंबर ऑफ केसेस जिनका समरी ट्रायल होता है, और मैक्सिमम पनिशमेंट जो समरी ट्रायल के अंदर दी जाती है दैट इज 3 months ओनली। सो इन ऑर्डर टू स्पीड अप द प्रोसेस, कमेटी को का ये मानना था कि इन ऑल केसेस जहां पे पनिशमेंट 3 साल या उससे कम की है, उनका सभी का समरी ट्रायल होना चाहिए, and that can be and punishment that can be awarded in summary trials be increased to 3 years। तो कमेटी ने बोला कि 3 साल से कम की सजा वाले केसेस का जो प्रोसीजर है वो समरी ट्रायल कर देना चाहिए, और पनिशमेंट जो अभी प्रेजेंटली 3 months की थी उस वक्त, तो उसको बढ़ा के जो है 3 साल तक कर देना चाहिए समरी ट्रायल के केसेस में। साथ ही साथ उस वक्त जो है स्पेशली एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट ही थे जिनको ये पावर दी जाती थी वो समरी ट्रायल कर सकें। सो कमेटी फेल्ट दैट this power should be given to all judicial magistrates of first class, and that all judicial magistrates who are empowered to do summary trial, they should be given intensive practical training ताकि summary procedure को बेहतर तरीके से कर सके। अब देखते हैं पेटी ऑफेंसेस से रिलेटेड। पेटी ऑफेंसेस का ट्रायल जो है वो भी देखिए थोड़ा अलग तरीके से होता है। सेक्शन 206 जो है कोड का डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ पेटी ऑफेंसेस एंड increasing the number of offences falling in the category of petty offences। ये रिकमेंडेशन जो है कमेटी ने दिया कि जो offences इस petty offences की कैटेगरी में आते हैं इनकी जो नंबर है वो बढ़ा देना चाहिए, और बहुत सारे offences को petty offences की कैटेगरी में डाल देना चाहिए ताकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो काफी हद तक कम हो, केसेस जल्दी रिजॉल्व हो। ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन पेटी ऑफेंसेस जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है कोड के अंदर, एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000। तो 1000 से ज्यादा का फाइन नहीं होता है जहाँ पे वहां पे पेटी ऑफेंसेस उनको कैटेगरी में डाला जाता है। सो देखिए इस पेटी ऑफेंसेस के प्रोविजन का बेनिफिट ज्यादा कि उसको मिल सके, इसलिए कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया कि इसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, एंड साथ ही साथ ये भी बोला कि 200 रुपए की जो फिक्स की गई है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कि एनी केसेस इन्वॉल्विंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ₹200, ये जो पेटी ऑफेंसेस का क्राइटेरिया है इसको एनहांस करके 5000 कर देना चाहिए। एंड सेक्शन 262 सबसेक्शन 2 शुड बी अमेंडेड टू एनहांस द पावर ऑफ सेंटेंस कि 3 महीने पेटी ऑफेंसेस के केसेस में जिस मैक्सिमम सजा है वो 3 months है, तो 3 months से बढ़ा के 3 year जो है वो पावर एनहांस कर देनी चाहिए। एंड सबसेक्शन 2 ऑफ 206 ऑल्सो सेज कि फाइन भी बढ़ा के जो है वो 5000 तक कर देना चाहिए। तो ये कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन थी पेटी ऑफेंसेस से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं विटनेस एंड पर्जरी के बारे में। देखिए विटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट part of the criminal justice system again, because उन केसेस में जहाँ पे circumstantial evidence are not sufficient, आई विटनेस की जो टेस्टिमनी है it proves very important in delivering justice। so witness is again जैसे मैंने बोला कि बहुत important part है and he deserves attention। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि लॉ ऑफ विटनेस पर भी ध्यान दें, क्योंकि कई बार उन्हीं की मदद से जो है केसेस जो है वो अपने एंड तक पहुंचते हैं। and the prosecution mainly relies on the oral evidence of witnesses for proving the case against the accused। तो prosecution जो है काफी हद तक देखिए witnesses पर ही rely करता है अपने केस को प्रूव करने के लिए। See, unfortunately there is no dearth of witnesses who come to the courts and give false evidence with impunity। तो देखिए किराए पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर केस में विटनेस बनने को तैयार हो जाते हैं, and this is a major cause of the failure of our criminal justice system। See, because the procedure prescribed for taking action against perjury is quite cumbersome and unsatisfactory। तो देखिए perjury वैसे तो ये टर्म हमारे इंडियन लॉ में यूज नहीं होता है, this is a term which is used in the English law। perjury जो है यहाँ पे हमारे इंडिया के लॉ के अंदर सेक्शन 191 to 193 of IPC deals with giving false evidence and fabricating evidence। तो बेसिकली विटनेसेस बहुत से विटनेसेस ऐसे होते हैं जो फॉल्स एविडेंस देते हैं, या तो किसी इंड्यूसमेंट के कारण क्योंकि उन्हें पैसा मिला है, और बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स टू हिम और हिज फैमिली मेंबर्स। तो दिक्कत ये है कि विटनेसेस जो है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई अलग से लॉ नहीं है ताकि उनकी टेस्टिमनी जो है वो ट्रूथफुल हो, उसको
उनको बचाया जा सके, बेसिकली प्रोटेक्शन देने की जरूरत है ताकि वो अपनी टेस्टिमनी दे नॉट अंडर सम थ्रेट और ड्यू टू एनी इंड्यूसमेंट बट टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ टू द लाइट। सो विटनेस प्रोटेक्शन जो है इसकी बहुत जरूरत है, जैसे कि हमें बाकी कंट्रीज में देखने को मिलता है कि स्पेशल विटनेस प्रोटेक्शन रिलेटेड लॉज हैं, यूएस में है, यूके में है। सो इंडिया को भी ऐसे लॉ की एक जरूरत है। सो विद दिस बैकग्राउंड इन माइंड कमेटी ने रिकमेंड किया कि विटनेस प्रोटेक्शन लॉज है वो बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम अभी है इट इज वेरी शैबी। Actually, there are no facilities for witness when they come to the court and they have to wait for long periods and उनका क्रॉस एग्जामिनेशन जो है बहुत ही अनरीजनेबल तरीके से, बहुत ही रूड तरीके से होता है। कोई टीए या डीए भी देखिए इजीली नहीं मिलता, उनको प्रॉम्प्टली नहीं मिलता एंड दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू कर्टसी एंड कंसिडरेशन एंड नॉर आर दे प्रोटेक्टेड। सो विटनेस प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है जस्टिस नहीं हो पाता है। बहुत से केसेस में हमने देखा है, हाई प्रोफाइल केसेस में स्पेशली विटनेस को जो है दबाया जाता है या फिर मरवा दिया जाता है। सो विटनेस प्रोटेक्शन की इंडिया को बहुत जरूरत है ताकि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसे बेहतर बनाया जा सके। सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स कमेटी हैज रिकमेंडेड दैट witnesses who comes to the court to assist the court should be treated with dignity and shown due courtesy। तो ये जो रिकमेंडेशन थी हमारी कमेटी ने दी कि witnesses should be treated with dignity and due courtesy and official should be assigned to provide assistance to him। तो एक स्पेशली ऑफिशियल जो है उसको असाइन किया जाना चाहिए जो विटनेस को हेल्प करेगा थ्रू आउट एंड separate place should be provided with proper facilities such as seating, resting, toilet, drinking water ताकि witnesses जो है वो convenient feel करें the court premises। So एक अलग से place उनको दिया जाना चाहिए so that they can seat, they can rest properly। अगर जो है टाइम ज़्यादा लगना है उनकी टेस्टिमनी में, proper toilet and drinking water facilities सब प्रोवाइड की जानी चाहिए and law should be enacted for giving protection to the witnesses and their family members also। सो कमेटी ने रेकमेंड किया कि जैसे यूएसए के अंदर लॉज है, बाकी कंट्रीज के अंदर लॉज है, तो उन्हीं लाइंस पर हमें भी जो है एक लॉ बनाना चाहिए एंड सेक्शन 344 जो है कोड का उसको अमेंड किया जाना चाहिए टू रिक्वायर द कोर्ट टू ट्राई द केस समरीली वंस इट फॉर्म द ओपिनियन दैट विटनेस हैज नोइंगली और विलफुली गिवन फॉल्स एविडेंस। देखिए अगर कोई विटनेस फॉल्स एविडेंस देता है या एविडेंस को फैब्रिकेट करता है, ठीक है, तो अगर ऐसा कोर्ट का मानना है तो उसके खिलाफ जो ऑफेंस है उसको समरी ट्राई किया जाना चाहिए, ऐसा भी कमेटी ने रिकमेंड किया। एंड आल्सो सेक्शन 341 व्हिच प्रोवाइड्स फॉर अपील इन सच केसेस इट इज अननेसेसरी एंड कमेटी का केस की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देना चाहिए। चलिए देखिए ये सारी जो हम रिकमेंडेशंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको कहीं और नहीं मिलेगी किसी भी वेबसाइट पर। देखिए आपको बस एक पेज पर आपको नाम मिल जाएंगे मेजर रिकमेंडेशंस के, पर उनमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो इस वीडियो में मैंने कोशिश की उन सभी चीज़ों को कवर करने की ताकि आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिले पूरी रिकमेंडेशंस का। सो एंड तक ये वीडियो देखिएगा, एंड में मैं आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगी। एमसीक्यूज इस मलिमत कमेटी रिपोर्ट से रिलेटेड जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी लाइक डिटेल्ड एंड थरो एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट येट ब्रीफ, क्योंकि देखिए 300 से भी ज्यादा पेजेस की जो है ये रिपोर्ट है। मैंने इसको लाइक इस पूरी पीपीटी के अंदर बेस्ट तरीके से कवर करने की कोशिश की है सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर, लाइक अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस रिपोर्ट। चलिए let's move on to our next recommendation which deals with presumption of innocence and burden of proof। देखिए you know very well if you're a law student that the accused is presumed innocent until proven guilty and burden of proof भी आप जानते हैं कि criminal cases में burden of proof होता है। there is this burden of proof and then there is standard of proof। So standard of proof criminal cases के अंदर होता है beyond reasonable doubt and civil cases में होता है preponderance of probability। लेकिन कमेटी ने यहाँ पे थर्ड standard of proof जो है प्रिस्क्राइब किया which is clear and convincing standard। देखिए कमेटी ने after careful assessment of the standards of proof it came to the conclusion that the standard of proof beyond reasonable doubt which is presently followed in criminal cases should be done away with। कि ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो हम फॉलो करते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का इसको अब छोड़ देना चाहिए, इसकी जगह एक नया स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है रिकमेंड किया कमेटी एंड दैट इज एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो रीजनेबल डाउट से तो नीचे है लेकिन प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से
थोड़ा सा ऊपर है, तो इसके मिड वे में एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ प्रिस्क्राइब किया और वो है क्लियर एंड कन्विंसिंग स्टैंडर्ड। सो ये थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है कमेटी ने प्रिस्क्राइब किया सो दैट कन्विक्शन का रेट जो है वो बेटर हो सके और प्रोसिक्यूशन का टास्क जो है वो थोड़ा इजी हो सके। सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के केसेस में कई बार क्या होता है, अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर पाते, सम अक्यूज जो है दे वॉक फ्री, सो वो स्पॉट फ्री जो है वो छूट जाते हैं बिल्कुल ही इस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्रूफ है इसके कारण। तो कमेटी ने एक मिडिल ग्राउंड पे आने का बोला कि एक थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है हमें वो ट्राई करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, विच इज क्लियर एंड कन्विंसिंग स्टैंडर्ड, विच इज लाइक बिलो beyond reasonable doubt but higher than proof on preponderance of probabilities. So again this is very important and very beautiful recommendation जो justice मलिमत कमेटी ने दी. This is very like thought provoking recommendation. चलिए next let's find out ट्रेनिंग के बारे में. ट्रेनिंग के बारे में जो रिकमेंडेशंस दी यहाँ पे ट्रेनिंग की, देखिए किसकी बात कर रहे हैं, जजेस की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन की ट्रेनिंग की भी हमने देखा. सो ट्रेनिंग के से रिलेटेड कमेटी ने ये रेकमेंड किया कि गवर्नमेंट और जुडिशरी शुड बी विल बी वेल एडवाइज टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है करने को कमेटी ने रेकमेंड किया एंड उन्होंने एक 8 पॉइंट एजेंडा दिया जो उन्होंने अपने एक स्पेशल सेक्शन ऑन ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी फॉर रिफॉर्म में मेंशन किया अपना 8 पॉइंट एजेंडा. तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग जो है प्रॉपर जो दी जानी चाहिए टू दी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम so that we can reap the benefits of these reforms in reasonable time. So intensive training जो है दी जानी चाहिए both theoretical, practical and in court management to all the judges. साथ ही साथ देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि NJAC की बात भी की थी कमेटी ने. So कमेटी was concerned about the pendency of cases जो इतनी ज्यादा हाई जा रही है इंडिया के अंदर. So इसको खत्म करने के लिए we need more number of judges, more number of magistrates. So the committee recommended a constitution of NJAC और NJC नेशनल जुडिशियल कमीशन एंड कि इसको नेशनल लेवल पे बनाया जाना चाहिए टू डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो ये और कंप्लेंट्स ऑफ मिसकॉन्डक्ट, तो अगर जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट्स आती है मिसकॉन्डक्ट की, उससे भी यही कमीशन जो है डील करे, ऐसा कमेटी ने रेकमेंड किया. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिक्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस. देखिए एक हम देख चुके हैं कि कमेटी ने बोला था कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का जो फर्क है इसको खत्म कर देना चाहिए. कॉग्निजेबल की जगह अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट विद वारंट और ऑर्डर, और नॉन कॉग्निजेबल की जगह अरेस्ट विदाउट वारंट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल एंड अरेस्ट विद और विदाउट वारंट और ऑर्डर इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल, ऐसा जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, ऐसा कमेटी ने रिकमेंड किया. And to remove the distinction between cognizable and non-cognizable, and also to make it obligatory on the police officer to investigate all offences in respect of which a complaint is made. So ये obligatory किया जाना चाहिए पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि all offences, कोई भी offence है cognizable non-cognizable, investigation की जानी चाहिए. And committee also felt that when reviewing the IPC, it may be examined whether it would be helpful to make a new classification into these. सो ये एक नया क्लासिफिकेशन जो है कमेटी ने रेकमेंड किया कि अभी का जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑफेंसेस का ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल, और तो इससे हटके एक नए तरीके का क्लासिफिकेशन कमेटी ने रेकमेंड किया एंड इट वाज सोशल वेलफेयर कोड, करेक्शनल कोड, क्रिमिनल कोड ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर ऑफेंसेस कोड. दिस वाज अ न्यू क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय द कमेटी. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वेकेशन फॉर कोर्ट्स. देखिए वेकेशन फॉर कोर्ट की यहाँ पे कमेटी ने बात की एंड कमेटी ने बोला कि द पीरियड ऑफ वेकेशन शुड बी रिड्यूस्ड 21 डेज. So 21 डेज का जो वेकेशन पीरियड है 21 डेज जो है रिड्यूस किए जाने चाहिए फ्रॉम द पीरियड ऑफ वेकेशन, ताकि जो ये लॉन्ग पेंडेंसी है केसेस की वो कम हो सके. सो अगर 21 डेज ज्यादा हमारे जजेस और मैजिस्ट्रेट्स काम करेंगे, सो दिस पेंडेंसी ऑफ केसेस, लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस could be brought down to a sufficient extent. So अगर ये recommendation implement होती या की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्किंग टाइम है वो 206 डेज हो जाएगा एंड हाई कोर्ट्स विल फंक्शन 231 डेज पर ईयर. सो दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस, ऐसा कमेटी का मानना था. नेक्स्ट इज एरियर्स इरेडिकेशन स्कीम. देखिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर. एरियर्स इरेडिकेशन स्कीम, इससे पहले हमने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम देखा एंड दिस अनदर स्कीम इज एरियर्स इरेडिकेशन स्कीम जो कमेटी ने प्रपोज किया
to tackle cases that are pending for more than 2 years. So 2 साल से ज्यादा पेंडिंग केसेस जो एरियर्स हैं इनको खत्म करने के लिए, इनको टैकल करने के लिए कमेटी ने एरियर्स इरेडिकेशन स्कीम प्रपोज की और इस स्कीम के तहत जो भी ऐसे केसेस हैं 2 साल से ज्यादा पेंडिंग है उनको लोक अदालत के थ्रू प्रायोरिटी बेसिस पे सेटल करने की कोशिश की जाए एंड दीज केसेस विल बी हर्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो डे टू डे बेसिस डेली ट्रायल की जो है यहाँ पे बात की एरियर्स को खत्म करने के लिए स्कीम के अंदर, और एडजर्नमेंट जो है बिल्कुल भी ऐसे केसेस में परमिट नहीं की जानी चाहिए. देखिए सारी रिकमेंडेशंस हमने देख ली. अब जो मेजर रिकमेंडेशन थी, मेजर हेड्स थे रिकमेंडेशंस के अंदर, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और मैंने पूरी कोशिश की है कि ब्रीफ तरीके से येट थोड़ा सा इन डेप्थ जाके आपको बता सकूं कि क्या कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं. क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस तरीके से आपको किसी भी वेबसाइट पर इतना डिटेल में और पूरा जो ये 300 से भी ज्यादा पेजेस की रिपोर्ट है इतने बेस्ट तरीके से आपको कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी. आई ट्राइड माय बेस्ट कि जो मेजर पॉइंट्स है रिकमेंडेशंस के वो सारे आप तक पहुंचा सकूं. लेकिन कमेटी का एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा अगर हम उसके ड्रॉबैक्स नहीं समझेंगे. देखिए इस रिपोर्ट के ड्रॉबैक्स क्या आते हैं. हमने रिकमेंडेशंस देख ली, हमने देखा कौन सी इंप्लीमेंट की जा चुकी हैं, कौन सी नहीं की गई हैं अभी तक, बट our analysis is not complete if we fail to understand the drawbacks of the report. So there were certain drawbacks. It was not all hunky dory. Speedy trials को देखिए neglect किया गया, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं थी. अंडर ट्रायल पॉपुलेशन जो इतनी ह्यूज है इसको देखिए, इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन या कोई रिकमेंडेशन जो इतनी सॉलिड है, ऐसे कोई रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिली. एक्सेस टू कोर्ट्स, ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर नेग्लेक्टेड. ऑल्सो क्राइम अगेंस्ट द मेंबर ऑफ SC/NST कम्युनिटी. SC/NST कम्युनिटी के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं इनका तो मेंशन ही नहीं था रिपोर्ट के अंदर. सो दीज वर द फ्यू ड्रॉबैक्स दैट आई फाउंड इन द कमेटी रिपोर्ट. चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से MCQs बेस्ड ऑन द रिपोर्ट. इसके साथ ही जो हमारा पूरा ये टॉपिक है स्मेलिमत कमेटी रिपोर्ट पे दिस विल बी कंप्लीट. MCQ से हम अपनी नॉलेज टेस्ट कर लेंगे फटाफट से, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हमें क्या समझ आया है. सो लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मलिमत कमेटी रिपोर्ट डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इनमें से कौन से वो सब्जेक्ट है जिससे मलिमत कमेटी रिपोर्ट डील नहीं करती है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, IPC, डिफेंस रिफॉर्म्स और इंडियन एविडेंस एक्ट. सो द आंसर इज C, डिफेंस रिफॉर्म्स. तो इससे डील नहीं करती है मलिमत कमेटी रिपोर्ट. इट डील्स विद CRPC, IPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. One of the drawbacks of Malimat Committee report is that crimes against members of scheduled caste and scheduled tribe do not find mention in the report. The Malimat Committee does not favor death penalty for rapists. In fact, the report states that wherever the death penalty is a possible punishment, it should be replaced with life imprisonment without commutation or remission. Third point is Malimat Committee suggested the setting up of a state security commission as recommended by the NPC to insulate the police from political pressure. The Malimat Committee was given the mandate to review only the CRPC 1973. So आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सच है, जो ट्रू है. So your options are here before you and the answer is 1, 2 and 3. देखिए 1, 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. क्योंकि देखिए ये जो स्टेटमेंट है गलत है, बिकॉज नॉट जस्ट CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट एंड टाडा पोटा और भी बहुत सारे एक्ट्स जो हैं विच फाइंड मेंशन इन द मलिमत कमेटी रिपोर्ट. सो सिर्फ CRPC को रिव्यू करने के लिए नहीं बल्कि IPC सारे क्रिमिनल लॉज को रिव्यू करने का काम जो है मलिमत कमेटी को दिया गया था. सो 1, 2 and 3 are true and the fourth one is incorrect. Next question and the last question before you is which of the following recommendations of Malimat Committee report have not been implemented. देखिए मैंने जब आपको रिपोर्ट एक्सप्लेन किया था, सारी रिकमेंडेशंस बताई थी, तो मैंने साथ साथ आपको ये भी बताया था कि कौन सी रिकमेंडेशंस जो है जो अभी तक इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं विच फाइंड्स मेंशन और जिनके ऊपर जो सेक्शंस है अलग से बना दी गई हैं अमेंडमेंट करके रिस्पेक्टिव एक्ट्स के अंदर. So your options are victim compensation scheme, witness protection scheme, permitting videography in recording of statements, or definition of rape has been expanded and new offences against women have been added. तो देखिए हमने देखा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के ऊपर भी हमने देखा सेक्शन 357 ये जो है ऑलरेडी ऐड कर दिया है, और ये भी हमने देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अब वीडियोग्राफी परमिटेड है इन रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट. CRPC के अंदर भी इसका मेंशन देखने को मिलता है. एंड डेफिनेशन ऑफ रेप है जो वो भी एक्सपैंड कर दी गई है. एंड न्यू ऑफेंसेस जो है वो भी ऐड किए गए हैं 354A से लेके 354
डी या ई तक ऐसा कुछ, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट सेक्शन, बट ये हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज आवर आंसर. विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है इससे रिलेटेड अभी तक जो रिकमेंडेशंस है कमेटी की वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो. तो आई होप आपको जो ये कमेटी रिपोर्ट है रिकमेंडेशन अच्छे से समझ आई हूँ. एंड अगर आपको समझ में आपको वीडियो पसंद आया है एंड यू थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग फॉर यू, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. एंड लेट मी नो आपको और किस टॉपिक पर जो है आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.